कैसे आप लोग? इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। तो इस डिस्कशन के शुरुआत में मैं बता दूं कि इम्पैक्ट एकेडमी की तरफ से आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट एकेडमी ने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट पर बने हुए क्वेश्चंस के ढांचे पर जो पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तैयार की है आपके लिए, जो बेहद शानदार है, बेहतरीन है। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा और वो भी मेरी प्रैक्टिस आप मेरे साथ करेंगे। तो इस प्रैक्टिस में मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स दूंगा। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड्स मान लेते हैं, उसके बाद मैं डिस्कशन कराऊंगा। यदि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद से बना लीजिए, और उसके बाद आप देख सकते। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास ये पसंद, ये सारे क्वेश्चन के पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी पहले से होंगे, तो आप पहले क्वेश्चन को अलग से बना लीजिएगा, आराम से सारे, और फिर इस डिस्कशन को देखिएगा। दोनों बातें हो सकती है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि आप कोई अगर पीडीएफ से डाउनलोड करके पहले पीडीएफ बना डाउनलोड करके उसको टेस्ट बना लेता फिर डिस्कशन देखना चाहता तो वो भी बातें हो सकती है, और साथ साथ अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है सीधा टेस्ट ही देना चाहता है तो भी कर सकता है। इसलिए 10 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स एवरी क्वेश्चन के लिए, हर सेकंड के लिए आपको 20 सेकंड दिया जाएगा कि हाथों हाथ मेरे सामने आप बनाइए, तो हो सकता है इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो दोनों ऑप्शन है इसमें। शुरू करते हैं। सबको क्लास शुरू करने से पहले जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होता है राम राम सब कुछ करते हैं और शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पहले आप पढ़ लीजिए और पैराग्राफ को पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन बनाइएगा। पहले पैराग्राफ को पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, फिर पैराग्राफ से आप क्वेश्चन बनाइएगा। पहले अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए, फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा। पहले एक बार पढ़ लीजिए, और इस पैराग्राफ को पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड लगना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए कितनी देर में मैं पढ़ता हूँ। मेरी पढ़ना देखिएगा, मेरा पढ़ना देखिए। जर्नलिज्म मीन्स सेवरल things. First of all, it means the ability to write and convey thoughts in a way that people will understand things quickly. It means being able to turn long articles into shape. It means knowing your grammar and composition rules inside out and upside down. It also means a nose for news and feel for words, respect for truth, and a sense of mission. A journalist should be able to size up a situation on the spot. He should also develop a deep insight into human conditions. Nobody can teach you the finer aspects of journalism. No plastic surgeon can give you a nose for news. No teacher can give you a feel for words. अगर मुझे देखिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा तो मुझे लगभग 90 सेकंड्स लगे, बिल्कुल आराम आराम से, जबकि एग्जाम में आप और तेज से पढ़ेंगे। तो पूरे पैराग्राफ को अगर हम देखें तो पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जर्नलिज्म में क्या होता है, कई चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आपको लिखने और अपने थॉट्स को कन्वे करने आना चाहिए ताकि लोग इसको समझ सके आसानी से। इट मीन्स बीइंग एबल टू टर्न लॉन्ग आर्टिकल्स इनटू शेप, की बड़े बड़े आर्टिकल्स को शेप में ढालकर, यानी आर्टिकल्स बहुत लंबा चौड़ा भी हो तो इसको आप आराम से बनाकर सामने लोगों को प्रस्तुत कर सके। इट मीन्स नोइंग योर ग्रामर एंड कंपोजिशन रूल्स इनसाइड आउट एंड अपसाइड डाउन, मतलब अपने ग्रामर के रूल कंपोजिशन को आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इनसाइड अप एंड आउटसाइड डाउन का मतलब क्या है, एकदम अच्छी तरह से अंदर बाहर सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इट ऑल्सो मीन्स अ नोज फॉर न्यूज। नोज फॉर न्यूज इडियम होता है, इसका मतलब होता है कि आपको एक पकड़ होनी चाहिए न्यूज के लिए, कैसी न्यूज को पकड़े। नोज पे जैसे होता है ना, कुत्ते में होता है, सूंघ लेता है वो, ठीक है, इसी तरह से यहीं से कुत्तों से लिया गया नोज, की आप में भी न्यूज़पेपर वाले में भी एक न्यूज को समझने की एक असीम क्षमता होनी चाहिए, इसको कहते हैं न्यूज फॉर न्यूज। एंड फील फॉर वर्ड्स, तो शब्दों के लिए फील होना चाहिए, भाव होना चाहिए आपके अंदर। रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ के लिए, सच के लिए सम्मान होना चाहिए। और सेंस ऑफ मिशन, दिमाग में एक मिशन भी होना चाहिए। अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट, की मौका वारदात पर ही साइज अप मतलब मापने का उसमें क्षमता होनी चाहिए कि भाई मौका वारदात हम समझ लें कि ये क्या माजरा रहा होगा, साइज अप कर ले, एकदम समझ जाए क्या माजरा है। He should also develop a deep insight into human condition, साथ साथ उसको ह्यूमन कंडीशन, मानव के भी का क्या होना चाहिए, डीप इंसाइट, गहरी गहरी समझ होनी चाहिए।
Nobody can teach you the finer aspects of journalism. कोई आपको इसको जो महीन बारीक aspect का मतलब पहलू यानी महीन बारीक या सूक्ष्म जो पहलू होता है कोई किसी को नहीं सिखा सकता, ये मतलब ये इनबॉर्न होता है. नो प्लास्टिक सर्जन कैन गिव यू अ नोज. इसका मतलब क्या है, कोई प्लास्टिक सर्जन आपको उसके लिए नाक नहीं बना सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप प्लास्टिक सर्जरी नाक की करवा लेंगे तो एक्टिंग तो कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी नाक ऐसी हो जाएगी कि आप न्यूज को समझ पाए. मतलब न्यूज को समझ आने की इसका सेंस ये हो गया, न्यूज को समझ पाने की क्षमता कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के नहीं पा सकता है. सबका नेचुरल टेंडेंसी होता है. इसलिए सारे का मान लो कि रजत शर्मा है या रवीश कुमार है या अर्डब है, तो सब में सुधीर चौधरी, सब में इनवर्न टैलेंट, किसी ने उसको तैयार नहीं किया, सब में अपने आप पहले से टैलेंट था और वो टैलेंट आपको सामने दिख रहा है. नो टीचर कैन गिव यू फील फॉर वर्ड्स. और कोई टीचर आपको वर्ड्स के लिए फील भी नहीं दे सकता, वो अपने आप आता है, अपनी प्रैक्टिस से आता है, अपनी मेहनत से आता है और अपना नेचुरल आता है. इसका मतलब जर्नलिज्म जो इस पैराग्राफ का मतलब है कि जर्नलिज्म किसी को सिखाने की चीज नहीं है, ये अपने आप होता है. इंसान के पास अपनी समझ होनी चाहिए, शब्दों की पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर होना चाहिए, इंसानों की जरिए समझ में आना चाहिए, न्यूज को समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसको एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए. ये उस जर्नलिज्म का जो गुर है, ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता. ये इस पैराग्राफ का सेंस है. पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले एक बात मैं और आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग ये भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये तो पहले पैराग्राफ सामने आ गया, तो जरूरी नहीं होता कि हम पैराग्राफ को पहले पढ़े और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें. हम डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो पीपीटी ऐसे बनाया कि पहले पैराग्राफ आ गया फिर क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास पैराग्राफ और क्वेश्चन दोनों साथ साथ रहते हैं. तो आप एक तरीका और अपना सकते हैं जो सबसे बेहतर तरीका होता है. पहले आप पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए. पैराग्राफ के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि 2 से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं, 2 ऑप्शन तो कैसे होते हैं जो कि बेफिजूल होते हैं, जिसको वैसे जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, कॉमन सेंस आपका कह देगा ये तो आंसर हो नहीं सकता. तो ऑप्शंस को ऑप्शन से छांटना जो है सबसे आसान होता है. और सारा क्वेश्चंस फिर अगर देखा रहता है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि जहां से क्वेश्चन बना है सिर्फ पैराग्राफ में उस हिस्से पर रुकते हैं और इसको फिर पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. कि फटाफट फटाफट हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन जहां बचा है एकदम एक मिनट में खाली देखते जाते हैं कि हमारा जो जहां से क्वेश्चन बना है वो लाइन कहाँ है, फिर सिर्फ उसी लाइन को पढ़ते हैं और किसी लाइन को पढ़ते ही नहीं, एकदम फटाफट आपको खाली दोहराते रहते हैं. इसलिए पहले क्वेश्चन को देख लेना चाहिए. क्या कर लेना चाहिए, क्वेश्चन को देख. जब एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, साथ साथ वो सारे ऑप्शन जो हो ही नहीं सकते हैं, जो बिल्कुल इलॉजिकल होता है, उसको छांट दीजिए. उसका 1 या 2 ऑप्शन बचेगा, फिर उसमें से चुनना रहता है. जैसे इसमें भी मैं करूंगा, हालांकि हम लोग ने इसे पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इस एंगल से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप इस बात को समझें. देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द पैसेज इज ऑन, द पैसेज इज ऑन द जर्नलिस्ट, सर्जन्स एंड टीचर्स. ठीक है, तो ये तो मान ले हो सकता था, ये तो बिना अगर पढ़े तो हमें नहीं समझ में आ गया जर्नलिस्ट के वर्सेस कि द मेरिट्स ऑफ जर्नलिज्म. व्हाट जर्नलिज्म अबाउट, जर्नलिस्ट किस चीज के विषय में है. द जर्नलिस्ट फील फॉर वर्ड्स, कि जर्नलिस्ट का जो लगाव होता है वर्ड्स के उस पर है. तो ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि जिसको बिना पैराग्राफ पढ़े हम नहीं बता सकते. इसमें कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दे रहा है जो कि एकदम नॉनसेंस हो. तो पूरे पैसेज को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जर्नलिस्ट, सर्जन, टीचर्स, ये तीनों की बात तो नहीं कर रहा है, तीनों की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा है. सिर्फ क्या जर्नलिज्म की बात की, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया. द मेरिट्स ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के सिर्फ मेरिट्स की बात कर रहा है, ऐसा भी नहीं था, ऐसी बात भी नहीं कर रहा है. व्हाट जर्नलिज्म अबाउट, कि आखिर जर्नलिज्म है क्या, ये ठीक लग रहा है. ये जो पैसेज है इस पर पूरी बात ये है जर्नलिज्म है क्या, यही समझाने की कोशिश हो रही थी. या द जर्नलिस्ट फील फॉर वर्ड, नहीं, ये तो कई क्वालिटी में से एक क्वालिटी था कि उसको फील फॉर वर्ड्स होना चाहिए, ग्रामर पे पकड़ होना चाहिए, कंपोजिशन पे पकड़ होना चाहिए, न्यूज की समझ होनी चाहिए. ये सब कई चीजें थी, उसमें से एक था, तो ये भी नहीं हुआ. तो मेन द पैसेज किस पे था, तो व्हाट जर्नलिज्म अबाउट, कि आखिर जर्नलिज्म है क्या, ये था इसका मेन फोकस. तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो गया, थर्ड. इसमें ऑप्शन छाटने का हमारे पास मौका नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जर्नलिस्ट शुड बी थ्रू विथ. या थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू विथ, थ्रू विथ का मतलब पकड़ होना. थ्रू विथ का मतलब होता है किसी चीज पर पकड़ होना. तो समझ में नहीं आ गया, जर्नलिस्ट शुड बी थ्रू विथ, क्या लिख दिया है थ्रू विथ. तो बी थ्रू विथ का मतलब होता है किसी चीज पर पकड़ होना. बी थ्रू विथ का मतलब है किसी चीज पर पकड़ होना. तो किस चीज पे पकड़ होना चाहिए जर्नलिस्ट का, किस चीज पे पकड़ होना चाहिए. ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग के सारे रूल्स. द न्यूज, न्यूज की. ग्रामर एंड कंपोजिशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन पे पकड़ होना चाहिए. द इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशंस, किस चीज पे. तो अगर हम बात देखें तो बात तो इसमें सबकी किया था. बात तो ऑल द न्यूज, रूल्स ऑफ द
राइटिंग भी किया, ग्रामर एंड कंपोजिशन भी हो किया था, द इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन भी किया, लेकिन ये शुड बी थ्रू विथ, मतलब पूरी पकड़ होना चाहिए। इसकी कहाँ पे चर्चा कर रहा था, जरा पैराग्राफ में आए। इट मींस एबिलिटी टू राइट, एंड सबसे पहले तो रब चाहिए था, उसके बाद क्या करता, इट इन अ वे दैट पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, इट मींस बीइंग able to turn long articles into, it means knowing your grammar and composition, it also means knows for news and feel for words, respect for truth. क्या कह रहा है कि यहाँ पर अब देखिए कि a journalist should be able to size up situation on the spot, उसके बाद कहता है he should also develop a deep insight, गहरी समझ होनी चाहिए किसकी, ह्यूमन कंडीशंस की। और सब में इस नहीं है, इसमें क्या कहता है, इट मींस नोइंग योर ग्रामर ऑफ कंपोजिशन रूल्स इनसाइट, की ग्रामर कंपोजिशन का रूल जानना चाहिए, ये जानना एकदम गहरी इंसाइट होना चाहिए, डीप इंसाइट की जो बात कर रहा है, गहरी नॉलेज की बात, बी थ्रू, वो किसके साथ होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस के साथ, लिख रखा है ना डीप इंसाइट। तो इससे ये जाता है, इसमें और कहीं डीप इंसाइट के नहीं रखा है, इसमें कई चीजें हैं, उसमें से ग्रामर होना चाहिए, कंपोजिशन होना चाहिए, फील फॉर वर्ड्स होना चाहिए, सारा है। और ये डीप इंसाइट बता रहा है कि भाई ह्यूमन कंडीशंस पे पकड़, तभी तो मान लिया कोई भी न्यूज आप ऐसा ले लेंगे जो न्यूज ह्यूमन को सूट नहीं करेगा, फालतू है। तो इसलिए आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज हम लें जिसको लोग को पढ़ने में समझ आए, अच्छा लगे, पढ़कर उसको लगे कि हाँ ये ठीक है। नहीं तो न्यूज तो ढेर सारे अखबार में आते हैं, आप कौन सा पढ़ते हैं जो आपसे रिलेटेड हो, जो आपके लिए आपको लगे कि हाँ ये काम का होता है। इसलिए इस तरह की समझ में आना भी जरूरी है न्यूज जर्नलिस्ट को, कि हम भाई कौन से न्यूज को लिखें ताकि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़े और समझे। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे लिए क्या ऑप्शन बेहतर है, हालांकि इसका दूसरे लोग और भी ऑप्शन दे सकते हैं, पैराग्राफ के हिसाब से फोर्थ जो है ये ज्यादा बेहतर है, डीप इनसाइट, क्योंकि इसमें बात किया था थ्रू विथ और डीप इनसाइट, डीप की वजह से, डीप इनसाइट लिखने की वजह से चल रहा है कि ये पॉइंट बेहतर है। ठीक, ये ऑप्शन मान लो कि ये रूल्स ग्रामर, ग्रामर का आप जान भी गए लेकिन न्यूज आपने अच्छा नहीं चुना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूज आपको पता भी है कि न्यूज ये है, लेकिन वो न्यूज काम का है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ जर्नलिज्म इज टू, कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसमें से मेन रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, उसमें से मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आर्टिकल्स को एडिट करना, हैव अ गुड नोज फॉर न्यूज, रेस्पेक्ट एवरीवन, एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन। तो न्यूज की समझ होना, ये हैव अ गुड न्यूज, ये ज्यादा बेहतर, हैव अ गुड न्यू नोज फॉर न्यूज, कि न्यूज की पकड़ होना, यही बात होती है भाई, न्यूज समझ में आना चाहिए कि कौन सा न्यूज हम लें जो लोगों को क्या हो, अच्छा लगे, जो उस न्यूज को पढ़े, जो लोगों के काम का हो, लोगों को लगे, तो न्यूज नोज फॉर न्यूज, मतलब न्यूज की पकड़ होनी चाहिए। द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म इज, द एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है, आचरण शास्त्र, आचरण या नैतिकता। तो न्यूज जर्नलिज्म की नैतिकता क्या है, रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों की समझ होनी चाहिए, एबिलिटी टू राइट, लिखने की क्षमता होनी चाहिए, सर्च फॉर न्यूज नहीं, क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, ट्रूथ के लिए ये होना चाहिए एथिक्स पर। या तो ये अगर होता तो ये ऑप्शन होता, तो मिशन, सेंस ऑफ मिशन, तो सेंस ऑफ मिशन या रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, ये हुआ जर्नलिज्म का एथिक्स। या तो सेंस ऑफ मिशन होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, या रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई के लिए, तभी आप अच्छा जर्नलिज्म हो सकते हैं, नहीं तो फिर तो टीआरपी बढ़ाने के लिए खूब चिखिए चिल्लाइए और अपने फायदे के हिसाब से न्यूज बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो ये एरर का, ये 5 क्वेश्चंस थे। तो द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू अ वर्क, जो क्रूअल लेडी थी, दुष्ट लेडी थी, जो दुष्ट लेडी थी, मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल वर्क, अपने सौतेली बेटी से हर काम करवाती थी, जो दुष्ट लेडी थी, क्रूअल लेडी। अब इसमें गलती क्या है, गलती क्या है, ढूंढ लिया, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड में गलती हो जानी चाहिए। इसमें गलती है बी पार्ट में, गलती कहाँ है, बी पार्ट में। क्या गलती है बी पार्ट में भाई,
कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इन्फिनेटिव चैप्टर का है। इन्फिनेटिव चैप्टर होता है ग्रामर में, इन्फिनेटिव जो मॉडल से रिलेटेड है, इन्फिनेटिव चैप्टर ही अपने आप। इन्फिनेटिव में जो होता है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे लेट, बिड, मेक। तो ये मेक वर्ड आ गया, तो मेक वर्ड के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ कभी टू नहीं आता। तो द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉट, तो नाउन हो गया, वर्ब हुआ टू डू, काम करना, तो इस डू के पहले टू नहीं आएगा, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं इसको? बेयर इन्फिनेटिव, या कुछ लोग कहते हैं इसको इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव चैप्टर का ये क्वेश्चन है। माय फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये एक हैबिचुअल फैक्ट हुआ। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पिताजी को इस बात से कोई डज नॉट माइंड का मतलब था फर्क पड़ना, कि मेरे पिताजी को इस बात का, जब तक मैं इसका मीनिंग बताता हूँ तब तक आप ढूंढ लीजिए आंसर, ठीक है। माय फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब, कि वो तब डिस्टर्ब होना पसंद, पर उनको फर्क नहीं पड़ता, व्हाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब वो रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तब उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वरना कोई न्यूज़ पर होता है सीरियस कोई काम तो नहीं कर रहा है कि उसको फर्क पड़े। अब बताइए, वैसे टाइम तो आपको मिल ही गया, पता चला 10 सेकंड हो गए। उसके बाद भी इसमें गलती है सी में, हालांकि कुछ लोग इसको बुक वाले बी वाले में भी गलती करते, टू बी डिस्टर्ब बी भी कर देते हैं, लेकिन इसमें असल गलती है सी पार्ट। क्यों है सी पार्ट में गलती? इसको इसको टेंस जवाब मिलेगा टेंस में। ये तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लिखा? क्योंकि ये आदत हुआ कि जब हमारे पिताजी अखबार पढ़ते हैं तब उनको कोई डिस्टर्ब करता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे पिताजी अखबार पढ़ते हैं तब उन्हें कोई डिस्टर्ब करता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हैबिचुअल फैक्ट हुआ ना, तो हैबिचुअल फैक्ट हुआ, तो उस हैबिचुअल फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ना बताना चाहिए कि जब मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं तब उन्हें कोई डिस्टर्ब करता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है ऐसे ही इसको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, व्हाइल ही रीड्स या व्हेन ही रीड्स, क्या होना चाहिए? व्हेन ही रीड्स या व्हाइल ही रीड्स द न्यूज़पेपर, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब उनको अगर कोई डिस्टर्ब कर देता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इन्फिनेटिव का था, दूसरा क्वेश्चन जो है वो टेंस चैप्टर का, और टेंस के किस रूल का है? हैबिचुअल फैक्ट का। इसलिए मैं टॉपिक के साथ बता रहा हूँ कि भाई क्यों गलत है, किस चैप्टर का क्वेश्चन और किस आधार पे गलत है। मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा, जब भी बताऊंगा तो मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा, उसका रूल भी बता दूंगा क्या है, ताकि आप जी को जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ तो ग्रामर भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टेंस में मैंने ये बताऊंगा, बता रखा है मैं ऐसा जब टेंस पढ़ाता हूँ। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो आई विश आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे क्या हूँ? अमीर आदमी हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आई एम नहीं होगा ना, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आई विश आई एम की जगह क्या होगा? आई वर। कि जब हम कल्पना करते हैं कि जो चीज अभी से मुमकिन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाने की कल्पना करना आसान नहीं है। दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो, आप ही हो जाए, इतने लोग मेहनत कर उसमें सबसे अमीर हम ही हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो जो कल्पना मुमकिन नहीं होता है, जो इमेजिनेशन मुमकिन नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो रियल नहीं है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और वर्ब भी क्या रखते हैं? प्लूरल। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? कंडीशनल सेंटेंस। ग्रामर का पार्ट होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशनल सेंटेंसेस का ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा? आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Choose the word opposite in the meaning to the given word. Choose the word opposite in the meaning to the given
वर्ड, कि जो वर्ड दिया है उसका अपोजिट, ठीक, अपोजिट, अपोजिट अपोजिट मतलब उल्टा। तो सबसे पहले तो हमको मीनिंग पता होना चाहिए। बताइए क्या ऑप्शन है आपका, पहले मीनिंग पर फिर मैं बताता हूँ। 10 सेकेंड्स एनफ, क्योंकि आता है तो 10 सेकेंड में ही आता है। 10 सेकेंड्स। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव। गैलेंट का मतलब क्या है? ब्रेव, बहादुर, बोल्ड, ठीक है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला, रेडिएंट, रेडिएंट। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, झक्की, मैनियक, पागल भी कहते हैं लोग। मीन का मतलब होता है नीच, बैड, अधम, पापी। उससे मीन का मतलब एवरेज भी होता है मैथमेटिक्स। पोल्ट्रून का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरपोक, टिमिड, बहुत ज्यादा डरपोक, टिमिड वर्ड। तो चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या हो जाएगा? डी, पोल्ट्रू, पोल्ट्रू, बहुत ज्यादा डरपोक, बहुत ज्यादा डरपोक। तो गैलेंट का मतलब क्या? बहादुर, सुरवीर, बोल्ड, ब्रेव, सूरमा, योद्धा। और पोल्ट्रून का मतलब डरपोक, कमजोर, डरपोक या कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हुआ टाइम? क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो देखने पड़ा है, 5 सेकंड काफी होता है। इंटरनेशनल से तो 5 सेकंड आता है, तो 5 सेकंड। टेसिटर्न, टेसिटर्न क्या ढूंढना है? सिनोनिम्स, समानार्थक। सिनोनिम्स का मतलब एक जैसा मीनिंग वाला। तो टेसिटर्न का मतलब बहुत कम बोलने वाला, ब्रीफ, संक्षेप, एकदम कम। टेसिटर्न मतलब बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, बहुत कम शब्द बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला, टेसिटर्न, बहुत कम। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? डार्क, अंधेरा, डिम, या बैड, खराब। सार्कास्टिक, सार्कास्टिक नहीं होता, सार्कास्टिक होता है, सार्कास्टिक। तो सार्कास्टिक का मतलब होता है व्यंग, ताना जो करते हैं, टॉन्ट जो करते हैं उसको कहते हैं टॉन्ट, ताना मारना, व्यंग, ताना। व्यंग ज्यादा चलता है, व्यंग या ताना। अपसेट, बिगाड़ देना, खराब कर देना। अपसेट का मतलब कहता है मार, बिगाड़ देना, खराब कर देना। और साइलेंट का मतलब क्या? चुप्पी, खामोश। तो टेसिटर्न का क्या हो जाना चाहिए? सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? सिनोनिम्स। तो क्या होगा? साइलेंट, वेरी ब्रीफ, बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, टेसिटर्न, ठीक है, टेसिटर्न। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, बोलिए। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग किसका है? इसका पे मैंने मीनिंग, तब तक आप सही, तब तक मैं मीनिंग बता देता हूँ। इंसेंडियरी का मतलब होता है जिसमें आग, क्योंकि ये वन वर्ड ऑप्शन में आग लग जाती है, ज्वलनशील कह सकते हैं, ज्वलनशील, दैट कैन बर्न, दैट कैन, ये वन वर्ड ऑप्शन में, या दैट कैन इजीली कैच फायर, दैट कैन इजीली कैच फायर, जिसमें आसानी से आग लग जाती है, उसको हम कहते हैं इंसेंडियरी, इंसेंडियरी। अब इसमें स्पेलिंग सही कौन सा है? इन, मीनिंग क्लियर हो गया, जिसमें आग लग जाती है, या ज्वलनशील, या दैट कैन बर्न, या दैट कैन कैच इजीली, दैट कैन कैच फायर इजीली, जो आसानी से आग पकड़ ले। तो इसका करेक्ट है फर्स्ट, इंसेंडियरी, इंसेंडियरी, ज्वलनशील, जिसमें आसानी से आग लग जाए, या जो आसानी से आग को पकड़ सकता है, उसको क्या कहते हैं? इंसेंडियरी, इंसेंडियरी। एकदम एक एक चीज पर ध्यान देंगे, आसानी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे, और लेकिन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है। नेक्स्ट, a movement of part of the body to express an idea or feeling
अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, कि शरीर के हिस्से का मूवमेंट, हरकत, टू एक्सप्रेस, बताने के लिए, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, बताना, एन आइडिया और फीलिंग, कि आपके अंदर कोई भाव है, विचार है, उसको व्यक्त करने के लिए हम जो शरीर के अंगों का जो मूवमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? 11th क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसे? जाइब। सेकंड क्वेश्चन गेस्चर। तीसरा पोज, मिमिक्री। मिमिक्री, जाइब, गेस्चर, पोज, मिमिक्री। तो जाइब, जाइब तो टॉन्ट ही है, ताना मारना। पोज, पोज तो फोटो के लिए आप देते ही हैं पोज। तो पोज में जरूरी नहीं कि आपको कोई भाव व्यक्त करना, पोज का मतलब कोई स्थिति। तो ये पोज तो ही। मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री होता है कॉपी करना किसी को। मिमिक करना मतलब कॉपी, नकल करना किसी की, मिमिक्री। इसका मतलब बचा कौन? कौन बचा? गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है भाव भंगिमा, हाव भाव, जो हमारे चलने का, खड़े होने का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, ढंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेस्चर। तो हम जो अपने भाव बॉडी लैंग्वेज से या हमारे शरीर से जो कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, बोलने का जो तरीका होता है, खड़े होने का तरीका हुआ, चलने का जो तरीका, वो सब क्या कहते हैं? गेस्चर। जैसे मैं भी अभी चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, या हाथ पैर का जो मूवमेंट हो, ये सब गेस्चर हुआ। ये सब पोज तो नहीं कहलाएगा ना। मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन ला रहा हूँ, ये सब क्या है? गेस्चर। ये तो पोज नहीं कहेंगे इसको, ठीक है? गेस्चर कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom। ये क्या है? idiom है। idiom का मतलब क्या होता है? बेसिक वीडियो में मैंने बता रखा है। idiom का मतलब होता है जो वर्ड कुछ और मीनिंग कुछ और, उसी को idiom कहते हैं। बेसिक वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बेसिक वीडियो अलग से मैंने बना रखा है, बेसिक वीडियो, उसमें इस बात सब टर्म को एक्सप्लेन किया कि idiom क्या है, फ्रेज क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या, वगैरह वगैरह। pull a rabbit out of a hat। तो pull a rabbit out of a hat, रैबिट मतलब क्या? खरगोश। हैट मतलब क्या? टोपी। अब टोपी में खरगोश छुपा कर रखा है और उसको बाहर कर दो, खरगोश, यानी टोपी में तो अपना बंद करके कहीं ढक के रखा है, तो ठीक है। अब टोपी से अगर खरगोश निकल जाए तो इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर कुछ करेगा, उधर कुछ करेगा, उधर कुछ करेगा, इसको काटेगा, उसको काटेगा, वगैरह वगैरह, होगा ना? तो क्या सेंस होना चाहिए? क्या हो इसमें? to let something happen and you have no control over it, to do something unexpected, कि to let something happen and you have no control, कोई चीज हो और उस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, to do something unexpected, कोई ऐसी चीज करना इस पर आपका सोचा ही नहीं, आपने ऐसा कर दिया, to be someone worth having, कि कुछ आपके पास ऐसा हो जो कि महत्वपूर्ण हो, वर्थ का मतलब कीमती हो, महत्वपूर्ण हो, जिसका होना क्या हो, महत्वपूर्ण हो, to make a special effort, कि बहुत खास विशेष प्रयास करना, बहुत खास या विशेष प्रयास करना। तो क्या होना चाहिए 12 का? 12 का होना चाहिए ए। क्या होना चाहिए? टू लेट समथिंग हैपन एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, की कोई चीज हो और उस पर आपको कोई नियंत्रण ना हो। जैसे एक बार अगर खरगोश बाहर निकल गया तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी आप खरगोश के पीछे कभी दौड़ के देखे हैं? पकड़ में आएगा? तो जमीन पे खरगोश को पकड़ना और पानी में मछली को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी पकड़ने की कोशिश कीजिए, पता चल जाएगा। यानी कुछ ऐसे स्थिति को हो जाने देना जिस पर आपको कोई कंट्रोल ना हो। तो ये क्या है? बेहतर ऑप्शन। ईडीएम का कभी कभी जो है एग्जाम जो वर्ड्स लिखा रहता है उसके यूज से थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ जाता है क्या है, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The traffic constable said to us, stop. The traffic constable said to us, stop. Change the narration. क्या चेंज करना है? नरेशन बदलना है भाई। क्या चेंज करना है? नरेशन। कि ट्रैफिक कांस्टेबल सेड टू अस, स्टॉप। ट्रैफिक कांस्टेबल हम लोग का रुक। अब द ऑप्शन क्या क्या? द ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप, वी वर आस्क्ड बाय ट्रैफिक कांस्टेबल टू स्टॉप, द ट्रैफिक कांस्टेबल रिक्वेस्टेड अस टू स्टॉप, द ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर्ड दैट वी वर मेड टू स्टॉप। ये तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं, डी तो वैसे ही गलत हो गया।
द ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर्ड अस और रिक्वेस्टेड अस स्टॉप। तो ट्रैफिक कांस्टेबल क्या आपसे रिक्वेस्ट करेगा? हाँ भाई साहब रुक जाइए, क्या ऑर्डर देगा? रुक रुक जाओ। तो ट्रैफिक कांस्टेबल हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, हमसे विनती नहीं करेगा। कांस्टेबल का हमसे रिक्वेस्ट करना नहीं है, उसका काम है अगर आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको रोक देगा, मतलब रोक देगा। ठीक, तो ऑर्डर होना चाहिए रुको। और जैसा लैंग्वेज लिख रहा है स्टॉप, अब इसमें मान लो यही लिखा था प्लीज, काइंडली, तो हम मान लेते रिक्वेस्ट भी है, सीधा का स्टॉप। तो रिक्वेस्ट का तो कोई सेंस ही नहीं बना, इसलिए रिक्वेस्ट तो हम लिख लेंगे नहीं, तो क्या बना? ऑर्डर बचा। ठीक है, ऑर्डर बचा। हाँ, ये भी जब अगर ये भी ऑप्शन नहीं रहता, ये भी ऑप्शन नहीं रहता, तो बी बी भी ऑप्शन हो सकता था इसका, लेकिन जब ये ऑप्शन नहीं रहता है तब। क्योंकि कई बार जब आप नरेशन का रूल पढ़ेंगे तो नरेशन में ये भी रूल होता है कि अगर आपको एक्टिव में ना दिया हो और पैसिव में उसका ऑप्शन हो तो बन सकता है, क्योंकि इसका पैसिव यही होगा जो आपने यहाँ लिख रखा है, उसका पैसिव यही होगा कि वी वर ऑर्डर्ड या वी वर आस्क्ड टू स्टॉप। किसका? ठीक, इसका यही सेंटेंस है, ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप। मान ली कि इसका पैसिव बनाना होगा, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? वी वर ऑर्डर्ड या वी वर आस्क्ड टू स्टॉप बाय द ट्रैफिक पुलिस, यही तो बनेगा। इसलिए दोनों का मीनिंग एक जैसा है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हमको कह रहा है फिर हमको यही करके आना चाहिए, पैसिव में जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Then her face was bored. चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, कहाँ ले जाना है? एक्टिव। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वो पैसिव में, वैसे भी पैसिव में होगा, वाज है, वाज के बाद क्या? V3 है, तो वाज वर्ड के बाद V3, तो पैसिव वॉइस ही होता है। तो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी देन हर फेस वाज बोर्ड, इसका मतलब क्या? तब उसका चेहरा झुक गया, तब उसका चेहरा झुक गया। अब इसको हम कहाँ ले जाए? एक्टिव में। तो ये वाज बोर्ड है, तो वाज बोर्ड हुआ पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब इसका एक्टिव जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वाज वर्ब के साथ V3 है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक्टिव भी तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो इसमें देखते हैं एक्टिव पास्ट में किसमें, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है ही नहीं, इसमें हैज है, इसमें वाज बीइंग है, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब दो बचा पास्ट इंडेफिनिट, एक ये और एक ये, तो इसके बाद तो वाज प्लस बोर्ड, ये फिर वही है, पैसिव जैसा ही है। पैसिव का तो ये एक्टिव का तो स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, इसलिए कट गया। तो बचा क्या? सिर्फ ये सी, then she bored her face, then she bored her face, then her face was bored, तो उसने अपना चेहरा झुका लिया। तो then she bored her face, past indefinite। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया था, हैज प्लस बीन था, इसमें वाज प्लस बीन पास्ट कंटीन्यूअस चला गया, ये दोनों खत्म हो गया। और ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही था और ये पैसिव में है ही, तो हमें तो एक्टिव चाहिए था, तो एक्टिव में ये हो गया फर्स्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट। सी बॉर्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा झुका लिया। टेंस का ख्याल रखेंगे तो टेंस के ख्याल रखने से वॉइस नरेशन बिल्कुल आसानी से बन जाता है, बस टेंस पर पकड़ होना चाहिए, टेंस समझ में आनी चाहिए, तो अपने आप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A large number of people have fallen victim to डेंगे फीवर। डेंगे, इसको डेंगू डेंगू लिखते हैं लेकिन पढ़ा जाता है डेंगे, जब इसको इंग्लिश पढ़ते हैं डेंगे, यानी कि डेंगुए या डेंगू, डेंगे। A large number of people have fallen victim डेंगे फीवर। तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया, ये जो क्वेश्चन हो गया प्रीपोजिशन का। फॉल विक्टिम का प्रीपोजिशन ही होता है टू, या एक तरह से ये क्या है? फॉल विक्टिम टू, ये ईडियम भी होता है, किसी का शिकार हो जाना, ईडियम भी होता है। फॉल विक्टिम टू ईडियम होता है, किसी का शिकार हो जाना। या फॉल का विक्टिम टू का क्या है? प्रीपोजिशन फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ा जाता है, किसका क्या प्रीपोजिशन है। तो किसी चीज का शिकार हो जाना, फॉल विक्टिम टू, तो इसलिए क्या आंसर होगा? टू। ये ईडियम भी होता है, ये ध्यान रखिए, ये ईडियम भी है, फॉल विक्टिम टू। फॉल ऑफ विक्टिम टू का मतलब होता है किसी चीज का शिकार हो जाना, फॉल ऑफ विक्टिम टू का मतलब क्या है? किसी चीज का शिकार हो जाना। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The more they earn on luxury items, ये कहने का सेंस क्या है? ये कहने का सेंस दिखता है कि जितना ही वे लोग कमाते हैं उतना ही ज्यादा
लग्जरी, लग्जरी का मतलब क्या होता है? विलासतापूर्ण। तो जितना हम कमाते हैं विलासता के सामान पर उतना ही खर्च करते हैं। बहुत ज्यादा कमाएंगे तो हमको मर्सिडीज चाहिए, कम कमाएंगे तो हम ऑल्टो से काम चला लेंगे, बाइक से काम चला लेंगे, साइकिल से काम चला लेंगे। बहुत ज्यादा पैसे आने लगे तो फिर हमें घर भी चाहिए 2 करोड़ का, गाड़ी भी चाहिए, मैगी सी मर्सिडीज चाहिए, नॉर्मल कार से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये डिग्री का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन। डिग्री चैप्टर में क्या होता है कि जब पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज हम दिखाते हैं कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, जितना तुम कमाते हो उतना ही तुम गवाते हो, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना ही मैं भूल जाता हूँ। तो पैरेलल पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? डिग्री। एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिग्री, डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर इधर कॉम्परेटिव तो आगे भी क्या होता है? कॉम्परेटिव ही होता है। तो द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, कि जितना, ये डिग्री क्वेश्चन के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। द मोर द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू फॉरगेट। तो इसमें दोनों तरफ द प्लस कॉम्पिटिटिव डिग्री होना चाहिए जब इस तरह की बात होती है। तो द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, कि जितना ऑन लग्जरी आइटम, जितना ही वो कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं वो लोग लग्जरी आइटम। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो समझ ही रहे हैं, ये क्वेश्चन तो देख कर ही पता चल जाता है किसका है। तो ये क्वेश्चन है, चैप्टर होता है हमारा क्वेश्चन टैग। तो लाइफ ऑफर्स मिरियड चॉइसेस। मिरियड का मतलब क्या था? डिफरेंट, कई तरह का, अलग अलग। मिरियड का मतलब क्या है? डिफरेंट, अलग अलग तरह का, कई प्रकार का, मिरियड चॉइसेस। तो द लाइफ ऑफर्स मिरियड चॉइसेस। क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है भाई? क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है कि भाई अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनना चाहिए। तो नेगेटिव इसमें क्या? अच्छा, 3 ऑप्शन तो नेगेटिव ही है, 3 ऑप्शन तो नेगेटिव है। तो यह पॉजिटिव तो ये खत्म हो गया तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इसमें टेंस देखना पड़ता है। तो ऑफर्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुड नॉट तो आएगा नहीं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ सकता है? इजंट आ सकता है, डज, इज भी आ सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज भी आता है। तो अब 2 ऑप्शन पे आके बात रुक गई, इजंट और डजंट में। ये ऑफर्स है। जब V1 और V5 हो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? V1 रहने पे डू होता है और V5 रहने पे डज होता है। V5 का मतलब क्या होता है? वर्ब में एस और यस लग गया उसको V5 कहते हैं। वर्ब में एस और यस लग गया उसको V5 कहते हैं। तो वर्ब में एस और यस लगा है तो डू में भी क्या लग जाएगा? यस, तो डज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या ऑप्शन होगा? डजंट इट। और लाइफ क्या है? लाइफ जो वर्ड है वो अपने आप में तो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या लिखा? इट। तो डजंट इट क्या हो जाएगा? डजंट इट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो एकदम बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे चैप्टर जब पढ़ के आप बनाएंगे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सारे चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा उस सारे चैप्टर के बाद अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, सब ऐसे समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। नेवर मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। नेवर मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, कि मैं तो आज तक इतने सुंदर लड़की से कभी मिला ही नहीं। मैं तो आज तक इतनी सुंदर से लड़की से कभी मिला ही नहीं। क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या करेंगे इसका ऑप्शन? क्या करेंगे? क्या किया जाए इसका ऑप्शन? तो ये जो क्वेश्चन है ये एडवर्ब का पार्ट होता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एडवर्ब का पार्ट होता है। एडवर्ब में हम लोग इस तरह क्वेश्चंस बनाते हैं। एडवर्ब में एक चीज आता है इन्वर्जन। क्या आता है? इन्वर्जन, जिसमें ये होता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो, जिसमें कि अगर हम सब्जेक्ट को आगे कर हेल्प, जिस वर्ड को सेंटेंस में शुरू करें, जिस सेंटेंस से हम शुरू करते हैं कुछ वर्ड से, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं? आगे कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। ये एडवर्ब का पार्ट होता है। ठीक है, एडवर्ब का पार्ट। तो एडवर्ब में ये चीजें होती हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम सेंटेंस के शुरू में रख देते तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ता है। तो नेवर को अगर आपने सेंटेंस के शुरू में रख दिया तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं आज तक ऐसी लड़की से मिला नहीं, यानी आज तक की बात करते प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। आज तक तो नेवर, नेवर का मतलब जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय तक, मैं तो आज तक कभी उससे मिला नहीं। नेवर, तो आज तक कभी नहीं, ये सेंस आ जाता है। आई हैव नेवर सीन हिम, तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कि कभी नहीं देखा इसका मतलब अभी भी, आज तक भी नहीं देखा है। तो ये का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए इसका मतलब क्या है? हैव इसका छुपा हुआ है, हैव इसका छुपा, तो हैव इसका पहले होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। नेवर से शुरू किया
तो क्या होगा, इन्वर्जन का केस हो गया। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसको अगर सेंटेंस के शुरू में रख दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, इसको इन्वर्जन कहते हैं ग्रामर में। जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो एडवर्ब चैप्टर में इन्वर्जन में पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, एडवर्ब चैप्टर का पार्ट होता है इन्वर्जन। हालांकि बहुत सारे बुक में चर्चा नहीं कर रखा है, लेकिन अगर आप एडवर्ब ठीक से पढ़ेंगे तो इन्वर्जन का चर्चा होता है। इन्वर्जन एडवर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वर्जन, एग्जाम में तो पूछता दिख रहा है क्वेश्चन। तो नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I have never seen so good a films as लगान। ये फिल्म्स नहीं होना चाहिए, फिल्म होना चाहिए, तो टाइप में मिस्टेक हो। I have never seen so good a film as लगान, कि इतनी जितनी अच्छी लगान मूवी है ऐसी मूवी मैंने कभी नहीं देखी, यही है। और ये क्या कह रहा है, चेंज टू सुपरलेटिव डिग्री। फिर ये डिग्री के चैप्टर का क्वेश्चन, यानी डिग्री के चैप्टर का 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, एक ये क्वेश्चन होगा कि ये भी डिग्री चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो आई हैव नेवर सीन सो गुड अ फिल्म एज लगान, कि लगान जितनी अच्छी मूवी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ठीक है, लगान जितनी अच्छी मूवी मैंने कभी नहीं देखी। तो आप इसका मतलब लगान जो अब तक आपने देखी उसमें सबसे अच्छी मूवी यही है, यही आप कहना चाहते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि इसे पहला भी लग रहा है और फोर्थ भी लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन जैसा सेंटेंस का सेंस है कि आई हैव नेवर सीन सो गुड सच अ मूवी एज लगान, लगान जैसी मूवी तो मैंने देखा ही नहीं। अगर यही कहना चाहता कि मैंने कई मूवी देखी उसमें लगान अच्छी है, मैंने कई मूवी देखी उसमें से लगान बहुत अच्छी है, तब ये हो जाता है। लेकिन ऐसा सेंटेंस सेंस आ नहीं रहा है, सेंस आ रहा है कि मैंने आज तक लगान जैसी मूवी देखी नहीं। इसका मतलब लगान सबसे अच्छी मूवी थी इस सेंटेंस के हिसाब से, और सेंस के हिसाब से बनता है। तो लगान इज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव सीन, ये लगान क्या है, सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने अभी तक देखी। लगान इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव सीन। अगर यही कुछ ऐसा लिखा था कि कई मूवी देखी उसमें से लगान अच्छी थी, तब हम ये पहला बनाते। अगर इस तरह का सेंस आता है, इसमें तो सेंस आ ही नहीं रहा है। आई हैव नेवर सीन सो गुड अ फिल्म एज लगान, लगान जैसी अच्छी मूवी तो मैंने आज तक देखी नहीं। इसका मतलब लगान सबसे अच्छी मूवी थी जो मैंने आज तक देखी। मदरली, तो वैसे जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछता ताकि इसमें क्या करें लोग, डाउट में आ जाए। क्योंकि एल वाई को देखते हुए क्या होता है, लोगों के दिमाग में एल वाई इसमें लगा हुआ एडवर्ब होता है, जनरली लोगों को ये लगता है, सब यही समझते हैं। लेकिन कई वर्ड ऐसे होते हैं इसमें कि एल वाई लगा होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता है। जैसे फ्रेंडली, कहते हैं उसका बहुत फ्रेंडली नेचर है, तो फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से मदरली, फादरली, फादरली लव, मदरली लव, मदरली फिगर, फादरली फिगर। तो फादरली फिगर का मतलब क्या कि बाप जैसा व्यक्तित्व, मदरली फिगर का मतलब माँ जैसा व्यक्तित्व वाला। तो ये जो मदरली वर्ड है या फादरली वर्ड होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। हालांकि कई कई सेंटेंस में एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये मदरली, फादरली, तो हम लिखते हैं मदरली फिगर, फादरली फिगर। तो मदरली फिगर अगर हम लिख रहे थे माँ जैसे व्यक्तित्व वाला इंसान, जिसका माँ जैसा व्यक्तित्व हो, माँ के जैसा, तो मदरली, मदरली हम लोग कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं फिगर, तो फिगर क्या है, नाउन, नाउन के पहले क्या हुआ, मदरली का इस्तेमाल हुआ, वो वर्ड का यूज करते हैं, मदरली फिगर, फादरली फिगर, गॉडली फिगर। तो ये एडजेक्टिव के, क्योंकि नाउन के साथ इस्तेमाल होता है जनरली, तो नाउन के साथ जो इस्तेमाल होगा क्या हुआ, एडजेक्टिव होगा। जानबूझकर ये पूछता इसलिए है, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एडवर्ब भी कहते हैं, तो एल वाई को देखते ही एडवर्ब कह देते हैं। लेकिन हर एल वाई लगा हुआ वर्ड एडवर्ब नहीं होता है। मैंने बताया ना फिर से, फ्रेंडली, तो फ्रेंडली जो है उसमें एल वाई लगा है लेकिन वो एडवर्ब नहीं किया है। लोनली, तो लोनली में एल वाई लगा लेकिन वो एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। जैसे लोनली का है, लोनली पर्सन, लोनली प्लेस। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं इसमें एल वाई लगा हो और वो एडवर्ब ना हो बल्कि एडजेक्टिव हो। तो सारे एल वाई वाले वर्ड जो है एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं होते, ये ध्यान रखना, कुछ एडजेक्टिव। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 एडजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है अच्छा खासा स्टैंडर्ड रखता है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मेहनत से करना है। सारे ग्रामर के जितने टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, वोकैब को अच्छे से कीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 20 के 20 सही हो सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेस्ट को बनाते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।